आज कक्षा 11 विश्व इतिहास परिचय में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको, जैसा कि हमने पहले पाठ पढ़ा दिया है, उस पहले पाठ के अंदर कुछ एक कठिन शब्दावली आई है। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जिनको कई विषयों की कई प्रश्नों की समझ में नहीं आई है। अब इसमें कई शब्द ऐसे आए हैं, जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको कई शब्द बड़े कठिन और क्लिष्ट लगेंगे। और आज हम उन्हीं क्लिष्ट और कठिन शब्दों को हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो देखिए, मतलब आपके सामने आपके कक्षा के अंदर इतिहास विषय के अंदर पहला विषय जो सब्जेक्ट वो पहला शब्द जो आपके लिए टिपिकल आया है वो है जीवाश्म। देखिए, जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म होता है जीव के शरीर का एक अंश। देखिए, बहुत प्राचीन समय में, जब बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत भारी उठापटक हुई थी, बहुत भारी विशालकाय रूप से पृथ्वी के अंदर विनाश हुआ था। उस विनाश के अंदर क्या हुआ था? बहुत भारी मात्रा में वह लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। अब इन पेड़ पौधे जीव जंतु के नष्ट हो जाने पर वो मर गए। मरने के बाद में वो जैसे जैसे कालांतर में समय गुजरता गया, उनके ऊपर एक धीरे धीरे मिट्टी की परत चढ़ती रही, और ये मिट्टी की ही परत आगे चलकर वो जीवाश्म में चेंज हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं जीवाश्म। ठीक है, आगे अगला शब्द, जो कठिन शब्द जो मेरे पास में आया है, उनमें आई स्पीसीज या प्रजातियां। देखिए, प्रजाति शब्द आया है। प्रजाति ऐसे जीवों का समूह होती है जो प्रजनन के दौरान नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु एक प्रजाति के जीव किसी अन्य प्रजाति के जीवों से शारीरिक संबंध स्थापित कर बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। इसे कहते हैं प्रजातियां। प्रजातियां क्या होती हैं? प्रजाति एक समूह होती है। जी, ये समझो कि प्रजाति जीवों का एक समूह होती है। हर जीव में ऐसा होता है। कोई नई पीढ़ी का आवागमन प्रजनन के द्वारा होता है। प्रजनन के द्वारा हम नई पीढ़ी का आवागमन करते हैं। ठीक वैसे ही लेकिन कुछ एक प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें जीव, अब एक सिस्टम क्या रहता है कि हर जीव के लिए एक स्पेसिफिक प्रजाति बनी हुई है ना। वो अपने ही जाति में प्रजनन करके अपने ही जैसा जीव पैदा कर सकता है। अब शेर ही पैदा कर सकता है, कुत्ता ही पैदा कर सकता है, घोड़ा ही पैदा कर सकता है। यानी वह अपनी स्वजाति प्रजनन करके स्वजीव पैदा कर सकता है। ऐसा प्रकृति में कहीं संभव नहीं है कि एक प्रजाति का जीव दूसरी प्रजाति के जीव के साथ में जनन करे और संतान उत्पन्न करे। ठीक है, तो वो कहलाती है प्रजातियां। ठीक है, इसके बाद में अगला शब्द है निएंडर। निएंडर क्या है? फिर आता है निएंडर मानव क्या है? मानव। देखिए, निएंडर मानव क्या चीज है? निएंडर आज से 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले यूरोप के अंदर पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के बीच में ये मानव रहा करते थे। निएंडर प्राचीन जाति है, प्राचीन मानव प्रजाति है। इसकी हड्डियां सर्वप्रथम निएंडर की घाटी में मिली। जर्मनी में है निएंडर की घाटी में मिली, इसलिए उस प्रजाति का नाम ही निएंडर स्थल पड़ गया। देखो, इसे यूं समझो कि मान लीजिए अगर पीलीबंगा की खुदाई होती है और पीलीबंगा में कोई विशेष तरह के मनुष्य या जीव या जाति के लोग निकलते हैं जो विश्व में कहीं नहीं मिले, तो संभवतः उस जाति का नाम पड़ जाएगा पीलीबंगा प्रजाति के लोग। समझ लो, तो ये निएंडर मानव, निएंडर स्थल और निएंडर घाटी एक ही चीज है। समझ में आ रही बात? इसके बाद में देखिए आगे,
अगला शब्द हमारा आता है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स क्या चीज़ है? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स प्रारंभिक काल के वानर मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो था न तो मानव था पूरा और न पूरा वानर था, इसलिए इनको एक मानव वानर की संज्ञा दे दी गई। और ये चूंकि ऑस्ट्रेलॉइड में पर मिला था तो इसको ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के नाम से जाना गया। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स दरअसल लतीनी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थात दक्षिण और यूनान भाषा के शब्द। दक्षिणी भाग में यूनान में पिथिक्स शब्द वानर के लिए उपयोग किया जाता है, और ऑस्ट्रेलो मतलब जगह के लिए हो गया। तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलो में पाए जा नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलो में पाए जाने वाले मानव वानर के लिए शब्द प्रयोग होता था। ऐसा माना जाता है कि 50 से 10 लाख साल पहले अफ्रीका की सहारा मरुस्थल के समीप ये निवास करते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहलाते थे। इसके बाद में अगला शब्द आता है जो मतलब कठिन शब्द आता है, वो आता है होमो। ठीक है सब। होमो जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है। होमो का मतलब होता है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित रहते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांट दिया है। इस प्रजाति को उनकी विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न नाम प्रदान किए हैं। होमो हैबिलिसिस, होमो एरेक्ट्स, होमो सेपिसियस, अलग अलग नाम। अब होमो हैबिलिस जो थे, होमो शब्द तो वही है लेकिन इसकी प्रजाति है, कई प्रजाति है। पहली है लाइक जैसे हैबिलिस। हैबिलिस जो है ये वो थे जो औजार बनाया करते थे। ठीक है। एरेक्ट्स, एरेक्ट जो है ये कौन थे? एरेक्ट्स वो थे जो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे, पैरों के बल चलते थे। पैरों के बल तो सारे चलते हैं लेकिन सीधे स्ट्रेट, जैसे आज का मनुष्य सीधे होकर करता है, चलता है एक, लेकिन उस समय वो गर्दन और कमर झुका के चलते थे, यानी चलते वक्त उनकी कमर और गर्दन झुकी हुई थी, इसलिए उन्हें एरेक्ट्स कहा गया। उसके बाद में आया सेपिसियस। सेपिसियस जो थे ये पहली एक प्रजाति थी। देखिए सेपिसियस जो थे ना वो विशेषतः पहले ऐसे थे जो सोचा करते थे। देखिए ये हैबिलिसिस जो थे ना ये लोग तो खाली औजार बनाया करते थे, और जो एरेक्ट्स जो थे इनका काम हुआ करता था केवल, ये प्रजाति का नाम है, थे होमोई लेकिन ये सीधे नहीं चल पाते थे। और इनमें जो मेन जो प्रजाति है, मेन स्पेशल जो है, वो विशेष जो है वो है सेपिसिस। अब विशेष सेपिसिस क्यों है? सेपिसियस इसलिए विशेष है क्योंकि ये सोचने का, चिंतनशील प्राणी थे। चिंता किया करते थे, सोचा करते थे, मतलब विषय में विचार किया करते थे। आगे आते हैं होमोसेपिसियस। अब इनका पूछे होमोसेपिसियस कहाँ थे, कब थे, कैसे आए? तो एक अनुमान के अनुसार 1.9 लाख, कितना 1.9 लाख से लेकर और 1.6 लाख साल, 6 लाख साल पहले इनका चिन्ह मतलब माना जाता है कि ये थे। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है प्राइमेट। प्राइमेट कौन थे? देखिए प्राइमेट वे थे, प्राइमेट एक स्तनपायी थे। पहली बात, अपने बच्चों, स्तनपायी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपायी थे। और एक बड़े समूह के अंतर्गत उपसमूह में रहते थे। इनके अंतर्गत वानर, लंगूर, मानव सब सम्मिलित आते हैं। इनके शरीर पर बाल थे। मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथि होती थी। इनके गर्भकाल आज के
मनुष्य और बंदरों की अपेक्षा का लंबा गर्भकाल होता था, निश्चित रूप से प्राइमेट कहलाते थे। देखिए ये तो तय है कि जिन पशुओं में पोषण की मात्रा का स्तर कम होता है उन जानवरों के गर्भकाल लंबा होता है, और जिन जो माताएं यानी जो मादा अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी पोषण इकट्ठा कर लेती हैं उनका गर्भकाल छोटा होता है, और बाकी गर्भकाल जाति पर भी निर्भर करता है। आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वह होमिनाइड। अगला शब्द जो आपके लिए एक कठिन होता शब्द हो सकता है कि सब होमिनाइड कौन थे। देखो जब तक हम शब्दों को नहीं सीखेंगे तब तक इनके बारे में जानेंगे कैसे। अगर आपने इतिहास विषय लिया है तो निश्चित रूप से आपको इस विषय की गहराई में जाना होगा। होमिनाइड्स जो है होमिनाइड्स जो है ये 2,40,000 साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक रूप समूह था। ये वानर मानव बंदरों में कई तरह से भिन्न होते थे। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, इनके पूंछ नहीं होती थी, वो होमिनाइड कहलाते थे। होमिनाइड की खास बात क्या थी? होमिनाइड के पूंछ नहीं थी साहब, ये इनकी खास बात है कि इनकी पूंछ नहीं थी। और दूसरे हमने जो पढ़े हैं होमिनिड। अब होमिनिड में क्या खास बात है? होमिनिड जो है, होमिनिड्स जो हैं होमिनाइड्स के पूंछ नहीं थी। होमिनिड्स ये थे, वो होते थे जो पिछले दोनों पैरों के बल चलते थे। कुछ अब 56 लाख साल पहले अफ्रीका में माने जाते हैं इनका समूह है, और ये एक होमिनाइड के उपसमूह ही है, इनसे मिलते जुलते ही हैं। लेकिन विशेष बात क्या थी कि पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे, हालांकि आगे झुके हुए थे। कुछ जो है इनके चलने का तरीका लाइक जो हमने पहले पढ़ा था ना, होमो एरेक्ट्स जैसा ही था। न तो होमो एरेक्ट्स सीधे होकर चल सकते थे, न तो ये चल सकते हैं। और इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे। ये हाथ को अपने भोजन के रूप में तो उपयोग में लेते थे, भोजन करने के रूप में, साथ में ये औजार के रूप में भी काम लिया करते थे। यानी कोई चीज़ को छोलना है, चीरना है, काटना है, तोड़ना है, कुरेदना है, खोदना है, लाइक दे आर यूजिंग योर हैंड एज एन टूल। वो अपने हाथों को टूल के रूप में भी उपयोग करते थे, इसलिए ये होमिनिड्स की खास बात है। जबकि इनकी होमिनाइड्स की ऐसी बात नहीं थी, है ना। अब आगे आता है अगला शब्द जो आता है हमारे सामने, जो मतलब जो बच्चों ने पूछा हिमयुग का था। हिमयुग बच्चों वो था आज से 35 लाख साल पहले। आज से 35 लाख साल पहले क्या था, एक युग आया था जब पूरी धरती पर जो है हिम का यानी बर्फ की चादर फैल गई थी, और अधिकांशतः भाग जो है बर्फ से ढक गए थे। उसे हिमयुग कहते हैं। समझ में मेरी बात? आगे इसके बाद में आता है होमेहाइड्स ब्रेगेसिस। अब ये क्या चीज़ है? होमेहाइडल जो है, होमेहाइडल ब्रेगेसिस पाठ में एक शब्द आया है, ये जर्मन वर्ड है। इस जर्मन में देखिए हमारे लिए ये शब्द इसलिए दिक्कत है क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आते, हम जो है इन शब्दों की आदि नहीं है। होमेहाइडल ब्रेगेसिस जर्मन के हाइडल शहर से आया है। जर्मन में एक शहर है सब हाइडल, और इसी हाइडल शहर में जो मृत मानवों के जीवाश्म पाए गए हैं वो कहलाए होमो हाइडल ब्रेगेसिस। जैसे निएंडर मानव कहलाए, होमोपैथिक्स कहलाए, लाइक होमो ब्रेगेसिस के होमो। अब देखो होमो निएंडरथैलिस भी आ गए। होमो निएंडरथैलिस कौन से थे? ये जर्मन शब्द निएंडर घाटी जो मैंने पहले बताया था वहाँ से ये शब्द आया है। वहाँ जो जीवाश्म मिले थे उन जीवाश्मों में से ये लोग मिले, और डेफिनेटली इन्हें जो है होमो निएंडरथैलिस के नाम से पुकारा गया। आगे शब्द हमारे सामने आता है अपमार्जन। अपमार्जन शब्द जो है वो क्या चीज़ होती है? देखिए अपमार्जन, अपमार्जन शब्द जो है इसका मतलब होता है त्यागी हुई, जिसकी वह वस्तु जिसे त्याग दिया गया है, त्यागी हुई वस्तु अपमार्जन कहलाती है।
यह प्राचीन काल में मानव भोजन के प्राप्त करने का तरीका था। आदिकालीन होमोमेड मानव अपमार्जक उन जानवरों की लाशों, मांस, मज्जा को खुरच कर निकालते थे। ये मानव अपने आप मर जाते थे या अन्य हिंसक वीरों द्वारा मार देते थे। देखिए कितनी शानदार और कितनी मतलब मनुष्य बुद्धि की सरलता का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि मनुष्य कितने सभ्य थे कि प्राचीन काल में ये जो मानव जीव जो हुआ करते थे, मनुष्य जीव हुआ करते थे, मनुष्य बंदर हुआ करते थे, ये उन्हीं जीवों को खाते थे जो जीव अपमार्जक कहे होते थे, यानी जो या तो स्वयं मर गए या जिन्हें किसी हिंसक जीव ने मार दिया। ये खुद हिंसा करके नहीं खाया करते थे। समझे बात? आगे आता है संग्रहण। जैसा कि तुम जानते हो, संग्रहण होता है इकट्ठा करना। प्राचीन काल में मनुष्य में संग्रहण व्यवस्था थी। संग्रहण में ये बीज, गुठलियां, बेर, कंद, मूल, फल। देखो मेरी बात सुनो, प्राचीन मनुष्य में इतना तो मालूम ही होता था कि समय धीरे धीरे बदलता जाता था। समय बदलने के कारण, आगे पीछे हो जाने के कारण क्या होता था कि मौसम परिवर्तन आते थे। मौसम जब सर्दियाँ आती थी, भयंकर जाड़ा आता था, तो जीव जंतु नहीं मिलते थे, ये भूखों मर जाते थे। तो मौसम की प्रतिकूलता ने, मौसम की अनुकूलता ने इन्हें संग्रहण क्षमता को जन्म दिया कि अगर हम अनुकूल मौसम में अगर हम भोजन इकट्ठा कर लेंगे तो प्रतिकूल मौसम में जो है मतलब उसको उपयोग में ले लेंगे। समझ में आ रही बात? आगे रसदखोरी का मतलब होता है कि भोजन, रसदखोरी से आशय था भोजन की तलाश करने से है। इसके बाद में एक शब्द आया है पुरातत्वविद। क्या है? पुरातत्वविद भी होते हैं, इन्हें हिस्टोरिकल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, उनके जीवन काल, उनके मृत्यु काल, उनका जीवन यापन काल, सबका पता लगाने का काम पुरातत्वविदों को आता है। आगे शब्द एक जो शब्द आया है वो है शिल्प आकृतियाँ। शिल्प आकृतियाँ वे हुआ करती थी तो प्राचीन काल में शिल्प के ऊपर जो है वो बनाया करते थे, उन्हें शिल्प आकृतियाँ को नाम दिया जाता था। ठीक है, ये शिल्प आकृतियाँ कहलाया करती थी। शिल्प आकृति ये मानव निर्मित वस्तुएं होती थी। इसके बाद में अगला शब्द है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान इज अ जनरल मैन साइंस। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य अपने जीवधारियों का विकास का, उत्कर्षण का, पतन का, सबका जो अध्ययन करता था मानव विज्ञान कहलाता था। आगे आता है सहजाति व्रत। सहजाति व्रत क्या आता है? सहजाति व्रत देखिए मैं आपको बताऊं कि सहजाति व्रत होता था, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नर जातियों के समूह का अध्ययन। एक शब्द आता है नर जाति। नर जाति यानी नर की जो जाति जो हुआ करती थी, नर जाति, उन समूह का अध्ययन करने का काम जो है सहजाति व्रत में किया जाता है। इसमें उनकी जीविका, उनके तौर तरीके, जीवन जीने का तरीका, उनकी तकनीक, उनका लिंग, उनकी भूमिकाएं, उनके धर्म विश्वास, राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज का अध्ययन किया जाता था। और ये सारा जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे नृजातीय शास्त्र कहते हैं साहब। नृजातीय शास्त्र एक विषय है जिसमें मनुष्य की जाति के बारे में बताया जाता है। अगला शब्द जो कठिन शब्द है वो है विभ्रंश घाटी। विभ्रंश घाटी दरअसल विभ्रंश के द्वारा भ्रशन जो होता है, उस भ्रशन के द्वारा जो निर्माण होता है उसे विभ्रंश कहते हैं। ठीक है, विभ्रंश क्रिया द्वारा निर्मित दरार घाटी जब किसी स्थान पर दो सामान्यतः भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग धंस जाए और एक घाटी का निर्माण हो जाए, उसे विभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो ईस्टर्न अफ्रीका जो है वो विभ्रंश घाटी है। अगला शब्द है कार्ल फुलरॉट। कार्ल फुलरॉट ये शरेलडॉर्फ जर्मन वैज्ञानिक थे, एक स्कूली शिक्षक, प्रकृति इतिहासज्ञ भी थे। अगस्त 1856 में नियंडर घाटी से प्राप्त खोपड़ी और अस्थि पंजर की इन्होंने जांच की थी और उन्होंने ये खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है इस बात की पुष्टि की थी। ये कहलाते हैं कार्ल फुलरॉट। आगे आते हैं अगले इतिहास वैज्ञानिक जो हमारे सामने आते हैं वो हर्मन शाफहॉस।
हरमन साफोफ जर्मनी के थे, वान विश्वविद्यालय में स्केलेटन साइंस शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने अगस्त 1856 में नियंडर घाटी से जो खोज हुई उन खोपड़ी को जांचा और ये पाया कि खोपड़ी ये ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में है ही नहीं है। मतलब पहली बार किसी ने इतने क्लियर वर्ड में कह दिया, एक शोध पत्र, एक थीसिस लिखी, एक शोध लिखा, उस शोध में उन्होंने साबित कर दिया कि सब नियंडर मानव अभी वर्तमान में नहीं है। आगे एक शब्द आया था पार्ट में, चार्ल्स डार्विन, अच्छी भली भांति जानते हैं, जीव विज्ञानी थे। मानव जीव की उत्पत्ति कैसी हुई, 26 नवंबर 1859 को द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को पब्लिश करवाया। उसमें उन्होंने बताया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों के क्रमिक विकास से उत्पन्न हुआ है। अगली हैं मैरी लुइस या लिकी। मैरी जो है, मैरी लुइस जिसे कहते हैं, मैरी जो है ये मतलब प्रकृति विज्ञानी थी और ये दो सम्मिलित मैरी और लुइस लिकी का अध्ययन है। इन्होंने ओडवल गॉज रिफ्ट घाटी में 40 साल तक स्टडी किया और शोध दिया। क्या बताया कि इसमें आदिकाल इतिहास किस तरीके से पनपा, किस तरीके से उत्कर्षण हुआ उसका। आगे आते हैं हमारे मार्सिलियो सेन द सांतुओला, स्थानीय भूस्वामी, पुरातत्वविद एम आर्टमिरा, स्पेन की गुफा के छत पे निर्मित चित्रकारी की खोज की थी। और एटलीस्ट आज का लास्ट जो हमारा है वो है मारिया। मारिया मार्सिलियो की पुत्री थी। नवंबर 1897 में इनके पिता द्वारा अल्टीमेरा स्पेन की गुफा की छत पर निर्मित चित्रकारियों की ओर इनका ध्यान गया और वहाँ पर इन्होंने शोध किया और तत्पश्चात इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। तो आज हमने उन सभी हार्ड वर्ड्स का जिक्र किया जो आपके पहले पार्ट, इतिहास के पहले पार्ट में आया है। विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपको इनमें से जो आपकी शंकाओं का समाधान हो गया ठीक है, फिर भी अगर कोई शब्द है इतिहास के अंदर जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कृपया कर मुझे मेरे नंबर पे, मैंने आपको पुनः बता देता हूँ, मेरा नंबर जो है ये नंबर है, आप जो है इस नंबर पे मुझसे, मेरे नंबर पे अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, पुनः आप कृपया अपने विषय का चयन करके आप जो है मुझे अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे दें। अगर आपने इतिहास विषय का चयन किया है तो नाम लिखकर आप मुझे भेज दें ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं और आपका नाम जो है आगे मेंशन कर दूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।